नमस्कार। आज की हमारी डिजिटल दुनिया ये तो हर पल हर सेकंड बदल रही है ना? तो आज हम जरा उन खास टेक्नोलॉजीज और सिक्योरिटी चैलेंजेस को समझने की कोशिश करेंगे जो इस बदलाव की बिल्कुल जड़ में है। मतलब ये वो स्किल्स हैं जो हमारा आने वाला कल बना रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर ये फ्यूचर स्किल्स हैं क्या? कौन सी हैं वो टेक्नोलॉजीज जो सिर्फ हमारे काम करने का तरीका ही नहीं बल्कि हमारे जीने का तरीका भी बदल रही हैं? चलिए इन्हीं पर जरा गौर करते हैं। तो आज का हमारा सफर जो है वो 4 हिस्सों में बटा होगा। शुरुआत करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, फिर देखेंगे कि इससे जो डेटा का सैलाब आया वो क्या है, मतलब द डेटा रेवोल्यूशन। उसके बाद हम जानेंगे कि इस डेटा के ऊपर कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज पनप रही हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस पूरी डिजिटल दुनिया को सेफ कैसे रखा जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला पड़ाव, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये समझिए कि ये वो बुनियाद है जहां हमारी असली दुनिया मतलब फिजिकल वर्ल्ड डिजिटल दुनिया से आके मिल रहे हैं। तो आखिर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स या शॉर्ट में कहें तो आईओटी है क्या भला? देखिए बहुत सिंपल है। सोचिए आपके आसपास की सारी चीजें, घड़ी, फ्रिज, यहाँ तक कि आपकी कार, सब इंटरनेट से जुड़ जाएं। तो बस यही है आईओटी। इससे ये सारी डिवाइसेस आपस में बात कर सकते हैं और सबसे बढ़िया बात, इन्हें कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया की पहली आईओटी डिवाइस कौन सी मानी जाती है? सोचिए सोचिए, जवाब सुन के थोड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, एक एटीएम। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर असल में यही वो पहली मशीन थी जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करके दूर से मैनेज किया गया, और यही तो आईओटी का मेन आइडिया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये 1999 में केविन एश्टन ने दिया था। उस टाइम ये टेक्नोलॉजी मेनली रेडियो आइडेंटिफिकेशन पर चलती थी। पर देखिए, हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। इसके साथ भी कुछ बड़े रिस्क जुड़े हैं, जैसे प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा, एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा लोड। तो सोचिए, ये लाखों करोड़ों आईओटी डिवाइस मिलकर क्या कर रही हैं? ये लगातार बहुत सारा डेटा बना रही हैं, मतलब डेटा का एक सैलाब। और बस यहीं से हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं, द डेटा रेवोल्यूशन। अब ये बिग डेटा क्या है? असल में ये नाम उस विशाल डेटा के लिए इस्तेमाल होता है जिसे हमारे पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैंडल ही नहीं कर सकते। ये इतना ज्यादा और इतना कॉम्प्लेक्स होता है। ये नाम जॉन मैशे ने दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि इस डेटा की सुनामी से निपटने के लिए अब नए टूल्स चाहिए होंगे। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसे एक पाइपलाइन की तरह समझिए। स्टेप 1, आईओटी डिवाइसेस डेटा जमा करती हैं जिसे हम बिग डेटा कहते हैं। स्टेप 2, इस डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने की पावर देता है क्लाउड कंप्यूटिंग। और स्टेप 3, आखिर में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इस डेटा को एनालाइज करता है, उसमें से पैटर्न ढूंढता है और फैसले लेता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सही मायनों में क्लाउड कंप्यूटिंग इस पूरी डेटा क्रांति की रीढ़ की हड्डी है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमें इंटरनेट पर डेटा स्टोर करने और उसे दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस करने की आज़ादी देती है। पर हाँ, इसमें जो एक सबसे बड़ा टेंशन वाला एरिया है वो है सिक्योरिटी। और फिर आता है एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इस पूरे ऑपरेशन का दिमाग है, कह सकते हैं। ये कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की काबिलियत देता है। मजे की बात यह है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये नाम तो 1956 में ही जॉन मैकार्थी ने दे दिया था। तो डेटा और एआई की इस मजबूत बुनियाद पर अब कुछ ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजीज बन रही हैं जो हमारे एक्सपीरियंस करने के तरीके को ही बदल रही हैं। तो चलिए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक बिल्कुल ही अलग एक वर्चुअल दुनिया में पहुंचा देती है। पर क्या किसी को अंदाजा है कि ये आइडिया कितना पुराना है? पहला वीआर हेडसेट सोचिए 1968 में बन गया था, है ना कमाल की बात? अच्छा, अब आते हैं ब्लॉकचेन पर। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे एक डिजिटल पब्लिक बही खाता समझिए। मतलब एक ऐसा डिजिटल हिसाब किताब का रजिस्टर जिसे कोई भी देख सकता है। अब इस डिजिटल बही खाते में सारे लेन देन या रिकॉर्ड्स को ग्रुप्स में स्टोर किया जाता है और इन्हीं ग्रुप्स को ब्लॉक कहते हैं। और यहीं से इसका नाम बनता है ब्लॉकचेन।
ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से एक चेन की तरह जुड़े होते हैं और इन्हें जोड़ने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है। ये इतनी मजबूती से जुड़े होते हैं कि इनमें कोई भी छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। तो इसकी खासियत क्या है? देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे फेमस इस्तेमाल है बिटकॉइन। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इसे कोई एक इंसान या कंपनी कंट्रोल नहीं करती। एक ही टाइम पर कई लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। और फिर है 3D प्रिंटिंग। ये एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी डिजिटल डिज़ाइन को एक असली फिजिकल चीज़ में बदल सकती है। इसे चार्ल्स हल ने बनाया था और आज ये मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक हर इंडस्ट्री में तहलका मचा रही है। लेकिन इन सारी कमाल की टेक्नोलॉजीज के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और बस यहीं से हम अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर पहुंचते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी की दुनिया को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब सीधा सा है, अपने कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डेटा को हर तरह के डिजिटल अटैक, चोरी या नुकसान से बचाना। और देखिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा डिजिटल हो रही है, इसकी ज़रूरत भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो कुछ कॉमन खतरे देख लेते हैं जिनसे हमें बचना होता है। फायरवॉल को समझिए एक सिक्योरिटी गार्ड। स्पाईवेयर एक जासूस की तरह हमारी हर एक्टिविटी पर नज़र रखता है। फिशिंग एक तरह का धोखा है जिसमें भरोसेमंद बनकर जानकारी निकलवाई जाती है। और टाइम बॉम्ब एक ऐसा वायरस है जो एक तय समय पर जाकर फटता है, मतलब एक्टिवेट होता है। आखिर में एक बात याद रखने वाली है, किसी भी अच्छी सिक्योरिटी की बुनियाद 3 पिलर्स पर टिकी होती है। पहला, प्राइवेसी, यानी जानकारी प्राइवेट रहे। दूसरा, इंटेग्रिटी, मतलब डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। और तीसरा, अवेलेबिलिटी, यानी जरूरत पड़ने पर सिस्टम और डेटा हमेशा मौजूद हो। तो आज हमने आईओटी, बिग डेटा, एआई, वीआर और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज को देखा। ये सब मिलकर हमारा भविष्य बना रही हैं। पर ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन ताकतवर टूल्स के नियम कौन लिख रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।